अछूत प्रतिनिधि का चुनाव अछूत करेंगे, ये गांधी जी को नागवार गुजर रहा था। उनके सपनों के हिसाब से तो आज का भारत नहीं है। एक धाय माँ थी जिनसे उनको एक मंत्र मिला राम का, अंधेरा से डरते थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आदमी को खतरनाक माना। फादर ऑफ द नेशन यानी महात्मा गांधी, आज उनका जन्मदिन है। उनके मूल्यों को हम आज समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है कि जो उनके विरासत थी, जैसे अहिंसा, सत्य और नागरिक अधिकार, वो दुनिया भर के लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी जी हैं। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं चाहूँगा कि मतलब आप जो है उनकी जो जर्नी रही है, बचपन का दिन कैसे था। गांधी जयंती है तो शुभ अवसर है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि उनका बचपन कैसा रहा है गांधी जी का। वो एक अच्छे उच्च मध्यवर्गीय परिवार से उनका ताल्लुकात था। पिता दीवान थे, कई पीढ़ियों से वे संपन्न परिवार के थे। संयुक्त परिवार था, घर में कई भाई बहन थे और परिवार जो सामान्य भारतीय परिवार होते हैं उस हिसाब से एक धार्मिक आस्थावान आस्तिक परिवार था। माँ के साथ उनका समय ज़्यादा बीतता था। पिता दीवान थे, इसलिए वो काम पर भी रहते थे। पढ़ने में कोई बहुत औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, कोई उतने आकर्षक नहीं थे। एक धाय माँ थी जिनसे उनको एक मंत्र मिला राम का, अंधेरा से डरते थे बचपन में, तो जो देखभाल करती थी उन्होंने उनको समझाया कि जब तुम्हें कभी भय लगे तो राम का नाम लो। तो उस बाल मन में उनके भीतर एक छवि वैसी बन गई। जैसे जैसे बड़े हुए स्कूल में, जिस एक प्रकरण का बहुत जिक्र होता है कि उनके भीतर ही कुछ ऐसे मूल्य बनने विकसित हो गए थे जो आगे चलकर बहुत एक विकसित दर्शन के तौर पर सामने जो आया, जिसको लोगों ने बाद में समझा कि चोरी नहीं करनी, गलत नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। बचपन का एक वाक्य है कि स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर आए और उन्होंने सारे बच्चों को कहा कि कुछ स्पेलिंग लिखो, और इनकी स्पेलिंग गलत थी और शिक्षक इशारा कर रहे थे कि तुम बगल वाले बच्चे से देखकर लिख सकते हो, पर मोहनदास ने नहीं लिखा। उसके अलावा एक किस्सा और है उनके जीवन का, बचपन का, जो महत्वपूर्ण है कि उनके जो दो बड़े भाई थे, काला और करसनिया, वो कभी कभी इनकी पिटाई करते थे। माँ के पास शिकायत करने जाते थे और माँ ने कहा कि वो तुमको मार रहे हैं, तुम भी उसे मारो। तो उस बच्चे ने ये क्यों कहा होगा, इसका तो ठीक ठीक आकलन करना कठिन है, पर उसने कहा कि तुम मुझे ये क्यों सिखा रही हो कि मैं मारूं, तुम उन्हें मारने से रोको। तो आगे चलकर जो अहिंसा का बड़ा वितान और एक बड़ा दर्शन विकसित हुआ उनके जरिए, उसका भी कुछ बीज विचार के तौर पर उनके बचपन के जीवन में मिलता है। इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो संघर्ष था, जैसे नस्ल भेदी टिप्पणियाँ भी सुनने को मिलती, अपमान भी होता है, उस किस्से और कहानी को थोड़ा सा जिक्र करके बताइए आप। दरअसल जब बैरिस्टर बनकर आ गए मोहनदास गांधी, परिवार की ख्वाहिश थी कि इनकी इस पढ़ाई के जरिए अब जो परिवार जो पहले आर्थिक रूप से संपन्न था और अब विपन्न हो गया है, तो उसकी स्थिति में सुधार आएगा। पर वो अच्छे वकील नहीं बन पाए, सफल वकील नहीं बन पाए, केस में ठीक से जिरह नहीं कर पाते थे और जो व्यवस्था थी उस अनुरूप भी वो नहीं चल पा रहे थे। उसके बाद उनको एक मौका मिला कि दक्षिण अफ्रीका में दो परिवार के बीच टकराव चल रहा है। वो व्यापारी परिवार है, भारत के रहने वाले मुस्लिम लोग हैं और उनमें कुछ गुजराती में अनुबंध है, जिसके लिए वहाँ की कानूनी सहायता के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो कानून की भाषा भी जानता हो, अंग्रेजी पढ़ाई में भी दक्ष हो और गुजराती भी जानता हो। दादा अब्दुल्ला उनका नाम था। वहाँ गए आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। वहाँ जैसे बाकी सारे भारतीयों के साथ होता था वैसा इनके साथ भी हुआ, पर चूँकि ये तब पढ़े लिखे बैरिस्टर M.K. गांधी थे तो उनको ये मंजूर नहीं था।
अपमानजनक व्यवहार कई जगहों पर झेलना पड़ा। मसलन नाई उनका बाल नहीं काटता था तो खुद से बेतरतीब ढंग से बाल काट लेते थे। पगड़ी पहनकर, जो यहाँ का सामान्य पोशाक था गुजरातियों का, वो पहनकर कोर्ट में नहीं जा सकते थे। वो उनको अपने सम्मान पर धक्का लग रहा था। लेकिन जो बड़ी शिकस्त जिस वजह से उनके हृदय पर पड़ी, जो चोट पड़ी, वो था कि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था और वो जाना चाहते थे, प्रथम श्रेणी में बैठ भी गए थे। लेकिन जो गोरे अंग्रेज़ थे उनको ये स्वीकार्य नहीं था कि आप वैध टिकट रखने के बावजूद उनके साथ उनके क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप बैठ कर जाएँ। तो उन्होंने उनको मना किया पहले, फिर उन्होंने टिकट दिखाया, पर यह भी उनको मंजूर नहीं था कि आप इस तरह बोल कैसे सकते हैं, कह कैसे सकते हैं, अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत कैसे हो सकते हैं। आप तो गुलाम लोग हैं। भले ही आपने उच्च पढ़ाई की है और आप बैरिस्टर हैं, तो उनको ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया गया। और पूरी रात, उस ठंड रात में वो वहीं स्टेशन पर सोचते रहे। एक तरह से महात्मा गांधी बनने की प्रक्रिया वहीं शायद शुरू हुई। और जो नौजवान आर्थिक संपन्नता के लिए, अपने कैरियर के लिए गया था वहाँ, अब वो कायांतरित होने लगा। उसका व्यक्तित्वांतरण शुरू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया उसके भीतर। और वो धीरे धीरे उन अपने हक के लिए कहना, लिखना, बोलना शुरू किया। और उसकी परिणति ये हुई कि जब दादा अब्दुल्ला से और उनके लोगों से ये बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आम है, तुम जिस काम से आए हो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने आए हो, वही सुधारो। ये तो सबको झेलना होता है। यानी जिन लोगों के लिए वे गए थे वे भी इसको सहज मान बैठे थे कि ऐसा तो होगा ही होगा। और दादा अब्दुल्ला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे वहाँ के बहुत ही संपन्न व्यापारी थे, अपने इलाके के, अपने समय के। फिर भी उनको ये नागवार नहीं गुजर रहा था। लेकिन आधुनिक वकालत की पढ़ाई, अधिकारों की पढ़ाई करने वाले इस नौजवान को ये नागवार गुजर रहा था। और उसने धीरे धीरे इसको लेकर लेटर टू एडिटर लिखना शुरू किया, अखबारों को लिखना शुरू किया। फिर संगठन बनाए, लोगों को अपनी बातें पहुंचाया। तो अनेकानेक लोगों की पीड़ाएं एक साथ आकर मिल गई। तो पीड़ाओं के समुच्चय से सबकी पीड़ा एक जैसी थी। तो उसमें से धीरे धीरे लोग तैयार होने लगे और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर लगा कि अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो इंडियन ओपिनियन निकाला और धीरे धीरे आंदोलन शुरू हुआ। दरअसल जो शुरू हुआ आंदोलन, उसकी कोई पूरी पूर्व निर्धारित रूपरेखा भी इस नौजवान के भीतर नहीं थी। उनको पता भी नहीं था कि हम जो कर रहे हैं इसको क्या शब्द दिया जाए। अब इसका आप सोचिए कि जिसे आज कहा जाता है कि 20वीं सदी की पूरी दुनिया में अगर विज्ञान का एक तरफ आविष्कार है, एटम बम का आविष्कार है, तो दूसरी तरफ सत्याग्रह का आविष्कार है जो महात्मा गांधी ने किया। पर उनको ठीक ठीक इस शब्द का भी अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने इंडियन ओपिनियन में निकाला कि हम लोग जो ये कर रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन हिंसा के जरिए नहीं कर रहे हैं, पर हम प्रतिरोध कर रहे हैं। हम जो अवमानना है उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे, जो हम पर लांछन है, जो अपमान है, हम उसको स्वीकार नहीं रहे, पर उस अपमान के खिलाफ हम किसी से द्वेष भी नहीं कर रहे, नफरत भी नहीं कर रहे। तो इसको क्या कहा जाएगा? अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द था पैसिव रेजिस्टेंस। अब उससे लगता था कि एक्टिव तो नहीं है रेजिस्टेंस, पर ये रेजिस्टेंस एक्टिव भी था दरअसल। तो इसकी पूरी रूपरेखा बताकर उन्होंने लोगों से इसके लिए शब्द आमंत्रित किया कि क्या कहा जाना चाहिए, और उसके लिए कुछ पुरस्कार नियत किया। उन्हीं के परिवार के एक मगन लाल गांधी थे जो गांधी जी के साथ वहाँ थे। उन्होंने सुझाया सदाग्रह। सद यानी पवित्र इरादे से किया जाने वाला आग्रह, जो बाद में धीरे धीरे परिष्कृत होकर सत्याग्रह बन गया। और सत्याग्रह ऐसा बना कि पूरी दुनिया ने इसको स्वीकारा और एक नए आविष्कार के तौर पर
इसको दार्शनिकों ने भी और नागरिक अधिकार के प्रति सचेत लोगों ने भी स्वीकारा। धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती गई, पर जो उसका एक पक्ष था कि आप पर जो अत्याचार कर रहा है आप उसके अत्याचार को स्वीकार न करें, लेकिन उसके खिलाफ भी आप हों पर उसके प्रति द्वेष न रखें, ये इसमें एक आध्यात्मिक स्पर्श देता था इस पूरे अभियान को, इस पूरी कार्रवाई को। शायद और यही ये वजह नायाब है था। कि जब आज़ादी की लड़ाई भी हो रही थी तो दो दल बन गए थे अलग अलग, क्योंकि एक क्रांतिकारियों का दल था अपना अलग था और एक अहिंसात्मक था गांधी के विचार। तो करीब 22-23 साल दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद बीच बीच में उनका आना जाना होता था, और उस समय तक वे स्वीकार कर चुके थे कि भारत कि एक बड़े नेता गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके नाम पर बाद में उन्होंने अपने ग्रैंडसन का नाम भी रखा, उनकी स्मृति में गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार कर चुके थे। और गोपाल कृष्ण गांधी भी गांधी जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति देख चुके थे। गोपाल कृष्ण गांधी का जो समूह था भारत में कांग्रेस के भीतर, वो नरम दल कहलाता था, और जो बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल का जो समूह था वो गरम दल कहलाता था। क्रांतिकारियों का समूह उससे बिल्कुल इतर था, अलग था। हाँ। तो नरम और गरम दल कांग्रेस के भीतर के समूह थे। और जब 1906-07 में गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ गए तो धीरे धीरे सबकी इच्छा थी कि जब निर्णायक लड़ाई दक्षिण अफ्रीका में हो जाए तो मोहनदास गांधी को वापस हिंदुस्तान आना चाहिए। और वे 1915 में हिंदुस्तान आए। 15 में हिंदुस्तान आए तो इंडियन सर्वेंट सोसाइटी नाम की संस्था थी जिसके कर्ता धर्ता थे गोखले साहब। उन्होंने इनका खर्चा लेना स्वीकार किया। पर गोखले साहब और गांधी दोनों गुरु और शिष्य थे, पर गुरु को शायद ऐसा लगता था कि पिछले 22-23 साल से शिष्य देश से बाहर है और इन दिनों में देश की परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी है, गंगा में काफ़ी पानी बह चुका है, तो शिष्य को इस भारत को फिर से समझना चाहिए। और उन्होंने उनके साथ एक मौखिक अनुबंध जैसा किया कि वो पहले 1 साल तक भारत भ्रमण करें, देश को समझें, देश की मनुभूमि को जानें, लोगों को जानें, लोगों से बातचीत करें। और इस 1 साल तक कहते हैं मुहावरे में कि वो अपनी आँख और कान तो खुली रखें पर जुबान बंद। गांधी ने ये किया। गांधी जी ने 1 साल तक भारत भ्रमण किया, तीसरे श्रेणी में बैठकर। और भारत भ्रमण किस तरह से किया कि यहाँ के साधु महात्माओं से मिले, नेताओं से मिले, विद्यार्थियों से मिले, पर उस करार में था कि उनको सार्वजनिक सवालों पर वक्तव्य नहीं देना है, राजनीतिक सवालों पर, सार्वजनिक सवालों पर बोलना नहीं है। इसी दौरान वो कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, तो महात्मा मुंशी राम, जिनको श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं, जो बाद में उनके बड़े आत्मीय दोस्त भी बने, और कहते हैं कि सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने ही कुंभ के मेले के दौरान अपने आश्रम में गांधी जी को जो मान पत्र दिया उसमें महात्मा कहकर संबोधित किया। तो अलग अलग तरह के लोगों से मिले और पहली बार उन्होंने सार्वजनिक राजनीतिक बयान दिया। उनका मौन टूटा एक तरह से। 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ था और उसमें वायसराय आए थे, देश के सारे राजे रजवाड़े आए थे। वहाँ उन्होंने भाषण किया मालवीय जी के आमंत्रण पर, और वो भाषण इतना विस्फोटक था। आप कल्पना करिए कि मोहनदास करमचंद गांधी जब भाषण दे रहे थे तो एनी बेसेंट मंच पर थी, दरभंगा के महाराज सर रामेश्वर सिंह मंच पर थे और सारे राजे रजवाड़े थे। पर उस भाषण में कुछ बातें ऐसी इन्होंने कही कि मंच पर सारे लोगों को लगा कि हम देशद्रोह के मुकदमा में फंस सकते हैं, हम पर हमारी मौजूदगी में ऐसी बातें कही जा रही है, इसलिए हम संकट में पड़ जाएंगे। और सारे लोग मंच छोड़कर चले गए। वक्ता बोल रहा है और मंच से सारे लोग चले गए।
बीच बीच में उनको पुर्जा भी दिया गया कि आप इसको रोक दें भाषण, और उन्होंने ऑडियंस से पूछा, श्रोताओं से पूछा, पर श्रोता ज़्यादातर नौजवान थे, उनको आनंद आ रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं आप भाषण जारी रखें। तो मंच के सारे लोग चले गए और भाषण समाप्त हो गया। उसके बाद अखबारों में बहसें हुई इस बात पर कि आखिर एक आदमी को बोलने क्यों नहीं दिया गया। और तब तक मोहनदास करमचंद गांधी कोई भारत में जाने पहचाने नाम तो थे बड़े लोगों के बीच, लेकिन कोई केंद्रीय शख्सियत के तौर पर नहीं शुमार हुए थे 1916 तक। और उन बहसों में और बातें बढ़ती गई कि क्या क्या हुआ और लोगों का ध्यान खींचा। इस घटना से दो चीज़ें हुई। इस घटना से एक चीज़ तो ये हुई कि महात्मा गांधी की एक अलग तरह की छवि गई, जो उनकी पुरानी छवियों से लगभग मेल नहीं खाती, या आप चाहें तो कहें कि उसका क्रमिक विकास एक दूसरे हो रहा था। और दूसरा, अंग्रेजी हुकूमत ने इस आदमी को खतरनाक माना और कहा कि ये हर जगह ऐसा करता है, और वो जहाँ भी जाने लगे उसके पीछे खुफिया के लोग फिर सक्रिय रहने लगे। यहीं की कार्रवाई का परिणाम था कि चंपारण में जब वो गए तो पहुंचने के दिन ही उनको नोटिस तामील कर दी गई कि आपके आने से, यहाँ रहने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, इसलिए आपको ज़िला छोड़ देना है, जगह छोड़ देनी है। और वो छोड़कर नहीं गए, और जो किसानों का बड़ा अध्ययन हुआ उन सवालों को लेकर, उन पर हो रहे शोषण को लेकर, जो बाद में सत्याग्रह कहलाया, चंपारण सत्याग्रह। पर महत्वपूर्ण है कि ये 1916 के भाषण में था क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो वायसराय आए हैं, क्या ये इतने कायर हैं कि बनारस के चप्पा चप्पा पर पुलिस लगा दी गई है और इनकी सुरक्षा में इतने लोग आए हैं। तो या तो ये कायर हैं, आप वायसराय को, यानी उस समय के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि तुम सुरक्षा के इतने घेरे को लेकर चलते हो, इसका मतलब तुम कायर हो। बिल्कुल। और तुम ब्रिटिश साम्राज्य जो इतना ताकतवर माना जाता है उसके प्रतिनिधि कैसे हो सकते हो जो इतने डरपोक हो। मंच पर राजे रजवाड़े थे और वो लाखों का जेवर पहन कर आए थे। गांधी जी ने उनसे भी सवाल किया कि आप गरीबी की चर्चा कर रहे हो, निर्धनता की चर्चा कर रहे हो, तो ये समझना होगा कि आप जमींदार, याशतदार, तालुकेदार और राजे रजवाड़े, क्या आप लोग जिम्मेवार नहीं हैं भारत की गरीबी के लिए? और आपने जो लाखों का जेवर, दसियों लाख का जेवर उस समय पहन के आप आए हैं, तो दरअसल एक आत्मालोचन करने की बात उसमें थी, उस भाषण में थी। उस भाषण में हिंसा के जरिए स्वाधीनता की कामना करने वाले समूह की चर्चा भी थी, और ये कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था, सोच नहीं रहा था कि ये व्यक्ति ऐसी बात यहाँ सामूहिक जगह पर, जहाँ वायसराय आए हों जिस कार्यक्रम में, उसमें कोई कर सकता है, और उनको भाषण रोकना पड़ा था। यही धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1920 में तिलक जी के निधन के बाद उन्होंने कांग्रेस की कमान उनके पास गई और उन्होंने तिलक स्वराज फंड बनाया, चरखा के जरिए आंदोलन चलाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात किया कि 54वीं सदस्यता शुरू की। उसके पहले उच्च मध्य वर्ग के लोग कांग्रेस के सदस्य होते थे, अब किसान, मजदूर, सामान्य व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य हो सकता था। और इस एक निर्णय से जो गांधी जी के द्वारा लिया गया, कांग्रेस की पूरी प्रकृति बदल गई, उसकी संस्कृति भी बड़े हद तक बदल गई। दरअसल स्वाधीनता आंदोलन का चरित्र ही बदल गया। अब इसका पाठ, इसका दायरा इतना विस्तृत हो गया, इतने तरह के लोग उसमें आ गए और उनकी आवाज़ों की अभिव्यक्ति होने लगी आज़ादी की लड़ाई में। फिर असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो, लगातार मूवमेंट हुए, आज़ादी मिली। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो उनके मूल्य थे, जो उनके थॉट थे, विचार थे, जैसा वो भारत चाहते थे वैसा भारत है आज? ठीक उनके सपनों के हिसाब से तो आज का भारत नहीं है, क्योंकि उनके सपनों के हिसाब से अगर आज के भारत की जांच करनी हो, नीति नियंताओं की भी, तमाम नीतियों की भी, तो याद आएगा जब भारत का संविधान बन रहा था और बाबू जगजीवन राम संविधान सभा के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी से आशीर्वाद लेने गए थे। तब गांधी जी दिल्ली में नहीं थे और उन्होंने उनको लिख कर एक
बात दी थी, जिसको बाद में बहुत उनके ताबीज़ या उनके जंतर के तौर पर कहा जाता है कि जब भी तुम कोई निर्णय करो या जब कोई तुम दुविधा में हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारे किए गए कार्य से सबसे अंतिम व्यक्ति के जीवन पर क्या असर होगा। जो नीति तुम तय कर रहे हो, वो नीति क्या इस देश के अंतिम व्यक्ति, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति जिसको तुम जानते हो, उसके चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी, उसके जीवन स्तर को बदल पाएगी। मतलब यह हुआ कि हमारी जो आज की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की चल रही है, वो तो ट्रिकल डाउन थियरी पर है कि ऊपर से रिश्ते रिश्ते कुछ कुछ चीज़ नीचे आएगा। गांधी दरअसल ट्रिकल डाउन थियरी के इस भौतिक सोच को पलट देना चाह रहे थे कि आपको निर्णय करना है सबसे गरीब को केंद्र में रख के। एक तो ये इसको अगर केंद्र में रख कर देखें तो लगता है कि वो जैसा भारत बनाना चाहते थे वैसा भारत तो नहीं बना। दूसरा, समाज के भीतर जैसा सामंजस्य या सौहार्द वो चाहते थे, उस हिसाब से देखने पर भी लगता है कि वैसा भारत अब तक तो हम लोग नहीं बना पाए हैं, क्योंकि आपसी कटुता बढ़ती ही गई है, स्वार्थ बढ़ता गया है, तनाव बढ़ते गए हैं, वैमनस्य बढ़ते गए हैं। तो इस लिहाज से भी उसके अलावा वो दो और कसौटी रखते थे समाज को जांचने की। एक, समाज के दलितों की स्थिति, जिन्हें आजकल दलित कहते हैं, उनके हिसाब से भी देखें, और दूसरा स्त्रियों के हिसाब से भी देखें। तो इन दोनों कसौटियों पर देखने पर भी लगता है कि वैसा भारत तो नहीं बन पाया। उसके अलावा एक और जो ढांचा जो दे रहे थे, वो ढांचा था ग्राम स्वराज का, और उनका एक ओशियन सर्किल था कि व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, तालुका, जिला, राज्य, फिर राष्ट्र, फिर दुनिया। तो ये जो एक वृत्त बनता था, सारे वृत्त एक दूसरे के भीतर थे पर स्वायत्त थे, स्वाधीन थे। वो भी वैसा नहीं दिखता। गांव आत्मनिर्भर नहीं है। गांव दरअसल शहरों के आंतरिक उपनिवेश बन गए हैं। गांव केवल संसाधन मुहैया कराने वाले बन गए हैं शहरों के, महानगरों के। तो ये जो पूरे आर्थिकी, अर्थव्यवस्था या सोचने का जो ढांचा है, वो गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाता। आपने दलित का जिक्र किया तो मैं जानना चाहूँगा कि गांधी जी आरक्षण को लेकर क्या सोचते थे। जी, मैं आपको एक तथ्य ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1920-21 का वक्त है जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं, और उन्होंने कॉलेज, काउंसिल और कोर्ट, ये तीनों के बहिष्कार की बात की है। इन्होंने अवज्ञा की बात की है, असहयोग की बात की है। तब गुजरात में उन्होंने कई विद्यापीठों की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ और कई विद्यापीठों की, 20 से अधिक विद्यापीठों की स्थापना हुई, और राष्ट्रीय विद्यालय उसी दौरान बने। गांधी जी का ये दृढ़ मत था, वो भले ही इसको आरक्षण नहीं कह रहे थे, पर वो कह रहे थे कि जो अछूत माने गए लोग हैं हमारे समाज के, उनके बच्चों का प्रतिनिधित्व इन विद्यालयों में, जिन्हें राष्ट्रीय विद्यालय या विद्यापीठ कहा जा रहा है, उसमें होना चाहिए। ये 1920-21 का समय है, पर वो इसको आरक्षण कहकर नहीं परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूरी नियामक मान रहे हैं उन विद्यालयों के चलाए जाने की, कि अछूत बच्चों को इसमें होना ही होगा। आप इस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो लगेगा कि उनका विचार आरक्षण के प्रतिकूल नहीं है। दूसरी चीज़ जिस पर शायद आप बाद में आए भी, और जो गांधी और अंबेडकर का पैक्ट है, हाँ, वही पूना पैक्ट। एक्चुअली अगर वो विरोधी नहीं है तो मैं यही जानना चाह रहा था कि पूना पैक्ट को, क्योंकि एक प्रोफेसर से मैं इस पे बात भी कर रहा था, तो वो बता रहे थे पूना पैक्ट आरक्षण, जो मतलब आरक्षण के एक तरह से खिलाफ था, मतलब दलितों के खिलाफ था। मैं इसको मैं मुझे नहीं, मेरी कोई रुचि भी नहीं है, वो कोई कौन प्रोफेसर हैं क्या हैं, पर पूना पैक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ था, पृथक निर्वाचन की
आरक्षण के खिलाफ था। दोनों में फर्क है, ये समझना होगा। अंग्रेजी हुकूमत ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की कि अछूत ही अछूत प्रतिनिधि को चुनेंगे। उस समय तो दलित शब्द नहीं चल रहा था, हाँ, शेड्यूल कास्ट शब्द भी उस अर्थ में नहीं आया था, अनटचेबल था, इसलिए मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ, कि अछूत प्रतिनिधि का चुनाव अछूत करेंगे, ये गांधी जी को नागवार गुजर रहा था। मैं और क्यों नागवार गुजर रहा था, भविष्य को देखने के बाद जो आगे अगले 17-18 साल बाद की जो घटनाएं हुई उससे गांधी जी सही साबित हुए। इसके पहले सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में मुसलमानों को मिला था धर्म के आधार पर। हाँ, और हम सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट का किस तरह उपयोग किया और उसकी परिणति अंततः देश के विभाजन के रूप में हुई। ऐसे समय में गांधी जी चाहते थे कि जो प्रतिनिधि हो उस इलाके की सारी जनता का प्रतिनिधि हो। मैं कैटेगोरिकली ये समझाना चाहता हूँ कि ये पृथक निर्वाचन के आरक्षण के विरोध होना और आरक्षण के विरोध होना दोनों भिन्न बातें हैं। एक बात। दूसरी चीज़, जब आप उन तथ्यों को भी देखेंगे, अंग्रेजी हुकूमत अछूत जाति माने जाने वाले लोगों के लिए जितनी सीटें आवंटित की थी पृथक निर्वाचन में, लगभग दुगुना से अधिक गांधी जी ने, जो पूना पैक्ट हुआ उसमें सामान्य निर्वाचन में अछूत जातियों के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित किया गया। इससे भी ये साबित होता है कि वो दरअसल आरक्षण के विरोध में नहीं है, दरअसल वो अंग्रेजी हुकूमत की उस चाल के विरोध में है जिसके तहत भारतीय समाज को भिन्न भिन्न कोटि में बांटा जा रहा है और बिल्कुल एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। और इसके जरिए भारत की स्वाधीनता को, आज़ादी को और दूर किया जा रहा है। मुख्य लक्ष्य आज़ादी है कि आज़ादी मिलेगी, उसके बाद हम अपनी स्थिति अपने ठीक करेंगे। जो सवाल है हम उसको खुद सुलझाएंगे। ये 7 समंदर पार के लोग हमारे सवाल को न सुलझाएं। यहाँ एक तथ्य और ध्यान रखना होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को भी मिला जिसकी परिणति बाद में पाकिस्तान बनने में हुई, सिखों को भी मिला, ईसाइयों को भी मिला। पारसी धर्म के लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने नहीं माना था। तो जो पूना पैक्ट हुआ वो पृथक निर्वाचन के विरोध में गांधी जी के प्रयासों का प्रतिफल था। उसमें इस आरक्षण का सीधा लेना देना नहीं था। जैसे गांधी जी के विचार सत्य, अहिंसा, नागरिकों के अधिकार, ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, उसमें कितना मतलब स्वीकृति है इस समय? हम किसी भी देश में या किसी भी समाज में किसी शख्सियत की स्वीकृति को कैसे आंकते हैं? आंकते हैं कि लोगों की स्वीकृति का एक पैमाना, वहाँ लगाए गए बड़ी प्रतिमाएं हैं, सड़कों के नामकरण हैं, भवनों के नामकरण हैं, ये भी एक स्वीकृति का पैमाना है। एक पैमाना जो दिखता है, प्रत्यक्ष सगुण पैमाना आप चाहें तो कह सकते हैं। तो दुनिया भर में जितने देश हैं उसमें से आधे से अधिक देशों में गांधी जी के नाम पर सड़कें हैं, प्रतिमाएं हैं। इन सगुण पैमाना को हम छोड़ भी दें तो नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला हों या मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या आज आंग सांग सुकी हों, दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा का प्रतिकार करने वाला जो नेतृत्व है वो अपने आदर्श के तौर पर महात्मा गांधी को स्वीकार करता है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में, कि दरअसल इन दोनों व्यक्तित्वों को एक दूसरे से पृथक समझा जाता है। पर मुझे तो लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर भी गांधी से बड़े हद तक उनके असर में हैं, प्रभाव में हैं, और गांधी भी डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव में कम से कम पूना पैक्ट के बाद तो हैं। दोनों एक दूसरे को बदल रहे थे, दोनों बदले थे। पर आप याद कीजिए महाड़ सत्याग्रह को, बाबा साहब की भारत में छवि उसी के अगुआ के तौर पर बनी। जिन लोगों ने उसका आयोजन किया था उसमें इनको आमंत्रित किया था अतिथि के तौर पर नेतृत्व के लिए।
उस सत्याग्रह में जिन कुछ तस्वीरों को केंद्र में रखकर किया जा रहा था उसमें गांधी जी थे। एक दूसरी बात समझने के स्तर पर मैं आपको कह रहा हूँ, सोचने के स्तर पर, अहिंसा के जरिए नागरिक अधिकार को प्राप्त करने की दुनिया में पहली कोशिश महात्मा गांधी ने की। ये सिद्धांत उन्हीं के नाम से है, भले ही इसका कोई पेटेंट तो होना नहीं है, पर दुनिया भर के सोचने समझने वाले कोई भी व्यक्ति से पूछिए तो सत्याग्रह की कल्पना, जिसमें अहिंसा एक महत्वपूर्ण तत्व है नागरिक अधिकार के लिए, महात्मा गांधी ने इसकी इजाद की। डॉक्टर अंबेडकर आजीवन इसी मार्ग के राही बने रहे। उन्होंने जितनी नागरिक अधिकारों की बात की, उसका टूल हमेशा अहिंसक सत्याग्रह का ही था। मैं इसके जरिए प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर भी गांधी के मार्ग के ही राही थे, भले ही वे कह न रहे हों, आज लोग देख न पा रहे हों। दुनिया में कहीं भी हम कैसे मार्टिन लूथर किंग ने स्वीकार किया जूनियर ने, या नेल्सन मंडेला ने स्वीकार कर लिया, जो स्वीकार नहीं भी करें और अहिंसक लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए, वो हथियार किसका अपना रहे हैं? महात्मा गांधी का है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं भी जो हिंसा के खिलाफ प्रतिकार हो रहा है और अहिंसा की कार्रवाई हो रही है और सफलता मिल रही है, तो उसके पीछे इतिहास में एक व्यक्ति दिखता है जिससे लोग प्रेरणा पाते रहे हैं। वो एक प्रेरणा पुंज के तौर पर है। शायद स्टीव जॉब्स भी कहा जाता है कि वो भी प्रेरित हुए थे काफी। अभी तो माने ये लोग तो भौतिक क्षेत्रों के बड़े सफल लोग हैं, और इन लोगों ने भी उनसे कुछ कुछ तत्वों को ग्रहण किया है, इसलिए हम इनका नाम जान रहे हैं। एक चीज़ मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब क्लेरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर गांधी पर ये आरोप लगते हैं, ठीक है उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया, इतना संघर्ष किया, सब कुछ किया, लेकिन आरोप ये लगता है कि पाकिस्तान जो बना या मुस्लिम अलग हुए या चीज़ें, तो उस चीज़ का आरोप गांधी जी के ऊपर ठेक दिया जाता है। आप इसे किस तरह देखते हैं? दरअसल मैं इसको आधारहीन और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ के तौर पर देखता हूँ जो फैल गया है। मैं जब इस पूरे प्रकरण पर सोचता हूँ तो मुझे 4 बातें ध्यान आती है। आप सोचिए, आज़ादी के आंदोलन के दिनों में मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा था मुसलमानों का, वो गांधी जी को की कौन सी छवि दिखाते थे? वे कहते थे कि गांधी जी दरअसल हिंदुओं के नेता हैं। कह रहे थे जिस विचार के लोगों ने, जिस हत्यारे ने उनकी हत्या की, या जो लोग ये बात फैलाते हैं, जो सवाल आपने किया, वो दरअसल गांधी की कौन सी छवि पेंट करते हैं कि ये मुस्लिम परस्त हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा माने जाने वाला, कट्टर मुसलमानों का नेता, धार्मिक नेता अपने को कहने वाला मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है कि हिंदुओं के नेता हैं, और जो कट्टर हिंदू नेतृत्व है या उसके असर में आए हुए लोग हैं, वे कह रहे हैं कि ये मुस्लिम परस्त हैं, इसलिए पाकिस्तान बना। अब देखिए, दोनों गांधी जी को दूसरे पाले में रख रहे हैं। 1930 से 40 का समय याद कीजिए तो गांधी जी पर कोई 30 जनवरी को ही हमला नहीं हुआ, उसके पहले भी 6 बड़े हमले हुए थे, उनकी जान लेने की कोशिश हुई थी। तो उसमें से 2 प्रयास जाति के सवाल पर हुई कि ये अछूतों के हक में बोलने वाला व्यक्ति है, ये अछूत परस्त है, ये आरोप लगाकर भी उन पर हमला हुआ था, उन पर बम फेंका गया, चाकू से उन पर हमले किए गए। आप सोचिए जरा। तो एक तरफ जो उस समय का माना जाने वाला रेडिकल अछूत नेतृत्व है, उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा कह रहा है कि ये सवर्ण प्रस्थ हैं, मनुवादी हैं, सवर्ण प्रस्थ हैं, क्या क्या नहीं, और दूसरी तरफ जो उधर का है वो कह रहा है अछूत प्रस्थ है। तो दरअसल गांधी जी की स्थिति ये है कि हर आदमी दूसरी तरफ उनको समझना चाह रहा है। जब मैं इस सवाल पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बृहद परिवार है जिसमें एक बुजुर्ग है, दादा है, और उसकी संततियां हैं, उसके बच्चों के बच्चे हैं, और उनका आपस में टकराव है, और वो दादा सबको चाह रहा है कि तुम एक रहो, पर ये बच्चे नहीं मान रहे, और हर परिवार, हर संतति
मानता है कि दादा की सहानुभूति दूसरे के प्रति ज़्यादा है, जबकि वो उसकी सहानुभूति सबके प्रति है, उसके मन में सबके लिए सद्भाव है। वो नहीं चाहता कि आपस में परिवार बिखरे और टूटे, पर सब आरोप लगा रहे हैं। आप अगर गाँव में बृहद परिवार ज्वाइंट फैमिली को देखे होंगे तो ऐसा दादाओं पर लगते रहता है। तो मुझे गांधी उसी तरह के एक दादा दिखते हैं जिन पर हर उनकी संततियां दूसरे के पक्ष में होने का आरोप लगाती हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान के बनने और उसका सवाल है, तो अब तो इस पर काफ़ी तथ्य भी सामने आ गए हैं कि इस बनने में गांधी ही बड़ी बाधा थे। गांधी की अगर कुछ जिम्मेवारी है तो ये कि वो इसको रोक नहीं पाए, देश के बंटवारे को रोकने में वह सफल हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों का कट्टर नेतृत्व और हिंदुओं का कट्टर नेतृत्व दोनों विभाजन चाहता था। और मज़ेदार बात है कि ये दोनों एक साथ मिलकर भी 3 प्रांतों में सरकार चला रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे और दोनों विभाजन के पक्ष में थे। इसकी एक सैद्धांतिकी मोहम्मद अली जिन्ना के लोगों ने दी तो दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दी। 1940 में उन्होंने भारत के विभाजन पर किताब लिखा और उसको तार्किक ठहराया और इस किताब को बड़े पैमाने पर वितरित किया गया। इसके 3 संस्करण छापे गए। 46 में जब जब पार्टीशन की बात होती थी इस किताब का संस्करण निकला और इसको बांटा गया। और एक तरह से दार्शनिक पृष्ठभूमि, तार्किक पृष्ठभूमि उन्होंने दी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दी। गांधी जी ने तो इस किताब तक का जवाब दिलवाया। राजेंद्र बाबू ने अम्बेडकर के तर्कों का खंडन करते हुए भारत के विभाजन के खिलाफ किताब लिखी, ये ग्रंथ लिखा। तो जो लोग इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे उनसे ध्यान भटकाने के लिए गांधी जी को या उस समय के पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, इनको लांछित और अवमूल्यित करने के लिए जो ये झूठ फैलाया गया है, इसमें सच्चाई नहीं है, ये असत्य है, आधारहीन है, अतार्किक भी है, संदर्भों से रहित भी है, लेकिन लोगों के दिमाग में है। इसमें एक और सवाल है, आखिरी सवाल है हमारा, क्योंकि समय भी हो चुका है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि तर्क बहुत सारे दिए जाते हैं कि गांधी हिंदू विरोधी थे इसलिए गोडसे ने मारा, कोई कहता है कि ये थे इस संगठन से जुड़े थे इसलिए मारा। मैं जानना चाहूँगा कि गोडसे ने क्यों गांधी की हत्या की? दरअसल गोडसे जिस विचार का नुमाइंदा था वो हत्यारी विचारधारा थी। वो अपने से विपरीत सोचने वाले को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पर मुझे जो लगता है गोडसे ने जो कोर्ट में बयान दिया, जिसको बड़े पैमाने पर बांटा जाता है, आप उसकी एक एक बातों को अगर जांचने की कोशिश करें तो सारी बातें फरेब है, झूठ है और अफवाह पर टिकी हुई है। सारी बातें, उसमें कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। पर मारा क्यों? उसके पीछे एक कारण ये था कि गांधी का जो सपना था, जैसा वो देश बनाना चाहते थे, जिसमें नफरत के लिए जगह नहीं होनी थी, जिसमें धार्मिक सामंजस्य होना था, सहिष्णुता होनी थी, वो उसको स्वीकार नहीं था। गांधी जैसे व्यक्ति को हिंदू विरोधी कहना, जिसने गोली खाने के बाद भी जिसके मुंह से वही शब्द निकला राम, या जो इस हद तक अतार्किक या अवैज्ञानिक सोच का हो सकता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों के समय भी कहता हो कि राम के नाम से बीमारी ठीक हो जाएगी, जिसका इतना अगाध विश्वास हो, और जो हर दुविधा के क्षण में अपनी गीता माता के शरण में जाता हो, जो हर जगह राम को ही सबसे, जिसने राम राज्य की कल्पना की हो, जो अपने धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार करता हो, सबके सबसे आग्रह करता हो कि तुम अपने धर्म में रहो, जो उस समय धर्म परिवर्तन तक का विरोध करता हो कि ये आध्यात्मिक रुचि के हिसाब से होना चाहिए और इसमें कुछ ठोस कारण नहीं दिख रहा है। गांधी जी को कई बार ईसाइयों ने और दूसरे लोगों ने संपर्क किया और उनको लगता था कि ये भले व्यक्ति हैं, हिंदू क्यों हैं, और उन्होंने एक निबंध लिख के जवाब दिया, व्हाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। उन्होंने इसको समझाया, बताया। उस पर माने कोई कहे या सोचे तो दरअसल जिसको हत्यारों के समूह को किसी की हत्या करनी होती है तो सबसे पहले उसके बारे में अफवाहें फैलाता है, झूठ फैलाता है, उसको अवमूल्यित करता है, लांछित करता है, तब उसको टारगेट करता है। सोचना ये चाहिए कि जो ये नौजवान नथुराम था हत्यारा,
इसकी पिस्तौल कभी किसी अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे पर क्यों नहीं तनी? इसने आज़ादी की लड़ाई के लिए कभी क्यों नहीं कोई सजा भोगी, कुछ किया? तो इससे ये साफ हो जाएगा कि दरअसल ये मुस्लिम लीग का हिंदू संस्करण था। एक तरफ कट्टरपंथी मुसलमान थे, दूसरी तरफ इनके लोग थे। ये दोनों एक दूसरे से खाद पानी पाते थे और दोनों नफ़रत के आधार पर नई नस्लों को तैयार करना चाहते थे, जिसमें सबसे बड़ी बाधा के तौर पर इनको महात्मा गांधी दिख रहे थे। इसलिए उनको लगा कि इनकी हत्या कर देनी चाहिए और उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने कहा, जो सोशल मीडिया पे अलग अलग आरोप लगते हैं गांधी पर, उसके लिए ज़्यादातर गांधी को पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, उनके मूल्यों को, अहिंसा, सत्य या नागरिक अधिकार जो उनकी विरासत है उसको अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक भी अपनाते हैं। पूरे विश्व भर में, चाहे यूरोप हो या दूसरी कंट्री, वहाँ पर भी उनके मूल्यों को अपनाया जाता है। तो सबसे पहले गांधी के बारे में समझना ज़रूरी है और सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलती हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।